हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था हार्वेस्टिंग क्या होती है। यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब था एक मैच्योर्ड क्रॉप, यानी एक ऐसी फसल जो पूरी तरह पक के तैयार हो गई है उसको काटना। इंडिया के अंदर बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, यानी कि फसलों के पकने के बाद ऐसे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका जो डायरेक्ट रिलेशन है ना वो फसलों के साथ है। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क 3 और 4 महीने के मेहनत के बाद देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि 3 4 महीने मेहनत करने के बाद ही फसल अच्छे से तैयार होती है। तो फिर क्या होता है, वो दिन आता है जब फसलों की कटाई की जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडेन विद ग्रेन, यानी कि बिल्कुल गोल्डन फील्ड का मतलब क्या है, यानी कि जो बिल्कुल फसल पकने के बाद खेत बिल्कुल सुनहरे हो जाते हैं और अनाज से भरे होते हैं। यानी द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लाडेन विद ग्रेन, यानी कि जो सुनहरे खेत हैं वो खड़ी हुई फसलों से और अनाज से भरे हुए हैं। फील द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय, यानी कि ऐसे सुनहरे खेत, अनाज से भरे हुए खेत को देखकर जो किसान है ना उसका हृदय बिल्कुल खुशी से भर जाता है। एंड ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उसे ये महसूस होता है कि कुछ बढ़िया हुआ, भाई उसकी मेहनत का फल मिला है उसे। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट, यानी कि उसने जो इतने दिनों से मेहनत की है, यानी कि इतने दिनों से लगातार 3 4 महीने से, यानी कि पास्ट सीजन पूरा एक मौसम का पूरा एक ऋतु, एक पूरा एक मौसम बीत गया है। हैव बोर्न फ्रूट, यानी कि एक पूरा वक्त बीतने के बाद उसकी मेहनत हैव बोर्न फ्रूट यानी कि फल लेकर आई है। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स, और ये टाइम रिलैक्स करने का और इन्जॉय करने का है, यानी खुशी मनाने का है। यानी कि जब किसान अपने अनाज से भरे हुए सुनहरे खेतों को देखता है तो उसका हृदय खुशी से भर जाता है और उसे महसूस होता है कि आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय, इसीलिए जो समय होता है कटाई का वो बहुत ज़्यादा खुशी का होता है। एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे ही भारत में जो कटाई का टाइम होता है वो बहुत खुशी का होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज़म, यानी कि जो औरतें हैं और इंसान हैं वो इसको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, जो कुछ फेस्टिवल हैं जो डायरेक्ट जिनका संबंध है फसलों की कटाई से, वो कौन कौन से हैं। एक तो आप सबने सुना होगा बैसाखी, उसका संबंध किससे होता है, डायरेक्ट कटाई से होता है। यानी कि वो त्यौहार जिनका संबंध कटाई से होता है वो कौन कौन से हैं। पोंगल, ये पोंगल है जो तमिलनाडु केरल साइड मनाया जाता है। बैसाखी ये मेनली पंजाब में। होली, दिवाली, क्योंकि होली के टाइम में जब आता है तो सरसों कटती है। दिवाली के टाइम हम धान वगैरह काटते हैं। एंड नबन्या एंड बीहू, ये कुछ हमारे इंडिया के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। उससे पहले ना कल 2 क्वेश्चंस आए थे भाई, उन क्वेश्चन के ना आंसर लिखो आप। एक तो ये क्वेश्चन था, हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली, यानी खेत में जो वीड्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, या क्या वो किसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर है नो। लिखो अपनी बुक में नो, उनके लगाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो अपने आप उगते हैं, तो नो। फिर दूसरा क्वेश्चन है ये, डू वी डिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे, क्या जो वीडिसाइड यानी कि जो स्प्रे हम वीड को मारने के लिए खेत में करते हैं, क्या उसका इफेक्ट स्प्रे करने वाले इंसान पे होता है। बिल्कुल होता है भाई, यस होता है। यस लिखो, इसका आंसर आएगा यस। उसका नो था, इसका यस। आगे चलते हैं स्टोरेज। तो अब हमारी फसल कट भी गई है भाई, उसको हमने थ्रेसिंग भी कर लिया है, विनोविंग भी हो गई है, यानी कि हमने फसल को बिल्कुल साफ़ भी कर लिया है। अब क्या करना है हमें पता है भी, अब हमें फसल है पूरी साल यूज़ करनी है। अब हमने गेहूँ काट लिया, हमें वो गेहूँ पूरी साल खानी है तो उसे स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। या जो हम गवर्नमेंट को बेच कर आते हैं, सेल करके आते हैं, गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, पूरे साल लोगों को सप्लाई करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को भी उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो लास्ट काम अब हमारा बचा है फसल को स्टोर कैसे किया जाए। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, यानी कि जो फसल का उत्पादन हुआ है उसको स्टोर करना, उसका भंडारण करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम,
दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि अगर आप चाहते हो कि फसल है जो आप लंबे समय तक रखना चाहते हो तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो उसको आपको नमी से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों से, रैट चूहों वगैरह से बचाना पड़ेगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी बैक्टीरिया से बचाना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर लगने, नमी लगने से फसल ख़राब हो जाएगी, यानी कि जो आपका अनाज है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें इंसेक्ट यानी कि जैसे सुरसी वगैरह हो जाती हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे हो जाते हैं, वो उसको ख़राब कर देंगे, रैट चूहे ख़राब कर देंगे, और बैक्टीरिया फंगाई लग गई वो ख़राब कर देंगे, तो आपको फसल को उससे बचाना है। तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, तो जब फसल ताज़ी ताज़ी कटती है तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, वो गीली थोड़ी सी नमी होती है, मतलब इट इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर बिल्कुल ताज़ी कटी हुई फसल को बिना सुखाए आप स्टोर कर दोगे तो दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाएगी, और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, या फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई, पढ़ा होगा ना 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में, फंगाई है वो ग्रो कर जाती है वेट एरिया में, गीली जगह पे, तो उसके ऊपर फंगाई का भी अटैक हो सकता है। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, तो इससे क्या होगा फिर अगर उसके ऊपर फंगाई वगैरह ने या किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया फसल, तो पूरा अनाज ख़राब हो जाएगा, फिर अगर आप उसको खेत में भी डालोगे ना तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि वो पैदा नहीं होगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, तो इसीलिए स्टोर करने से पहले ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, अनाज को पूरी तरह अच्छे से सूरज की धूप में सुखाया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, यानी उनमें से नमी को हटाने के लिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि बिल्कुल अगर अनाज सूख जाएगा तो उसके ऊपर पेस्ट भी अटैक नहीं करेगी, बैक्टीरिया भी नहीं करेगा और फंगाई भी। तो फार्मर स्टोर, फिर पढ़ते हैं क्या कहती है, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, क्या होते हैं जो किसान होते हैं जो अनाज है उसको जूट बैग, यानी कि जो बोरियां वगैरह होती हैं जिनको गन्नी बैग भी बोलते हैं, गन्नी बैग भी कहते हैं उनको, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे ये गन्नी बैग्स हैं, ठीक है, गन्नी बैग्स में, जूट बैग्स में, या मेटालिक बीन, या फिर धातुओं की यानी लोहे वगैरह की बनी हुई बीन्स यानी कि टैंक्स में स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन, लेकिन बड़े पैमाने पर, अगर आप जिस तरह सरकार है भाई, सरकार तो बहुत ज़्यादा अनाज खरीदती है, उसको तो अनाज को बहुत बड़े पैमाने पर स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो यानी कि हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन साइलोस, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर आपको स्टोरेज करनी है तो वो साइलोस और ग्रेनरीज में ही की जाएगी। क्यों की जाएगी साइलोस और ग्रेनरी में? ताकि टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट, ताकि फसल को पेस्ट से, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों से, चूहों से बचाया जा सके। तो बड़े पैमाने पर स्टोरेज किस में होती है? साइलोस में और ग्रेनरीज में। अब साइलोस क्या है वो देखो, ये होते हैं भाई साइलोस, ये जो दिखाए गए ना बड़े बड़े टैंकर, तो साइलोस क्या होते हैं, इनके ऊपर लिखा भी दिखेगा आपको, भारतीय खाद्य निगम यानी खाद्य विभाग के अंडर आते हैं, यानी कि इनको हम साइलोस कहते हैं, ठीक है। साइलोस क्या हैं? बिग टावर लाइक टैंक, यानी कि बड़े बड़े टावर जैसे टैंक्स हैं, और इनमें अनाज को बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है, और इनको, इनके अंदर केमिकल वगैरह भी डाले जाते हैं ताकि उनमें पेस्ट वगैरह ना लगे। दूसरा भाई ग्रेनरीज, ग्रेनरीज के अंदर क्या किया जाता है? गन्नी बैग्स में भर के जो हैं फसलों को ना एक किसी भी एक बड़े से स्टोर हाउस में रख दिया जाता है, और यहाँ पर भी केमिकल्स डाल दिए जाते हैं इनके आसपास ताकि पेस्ट वगैरह ग्रो ना करे, तो उन्हें ग्रेनरीज कहते हैं। ग्रेनरीज क्या है? स्टोर हाउस। और साइलोस क्या हैं? साइलो जो हैं वो क्या हैं? बड़े बड़े टैंक्स हैं। ड्यूरिंग ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, आपने घर में जब आप गेहूं स्टोर करते हो तो आपने देखा होगा गेहूं के अंदर हम सूखे नीम के पत्ते डालते हैं क्योंकि वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन को स्टोर करने के लिए गोडाउन के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ केमिकल वगैरह डाले जाते हैं टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट, उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए स्टोरेज था। तो लास्ट है फूड फ्रॉम एनिमल। अब हमने तो जितना भी पढ़ा है ना ये सारा का सारा फसलों के बारे में पढ़ा, तो फसलों से ही हमें फूड मिलता है, पर फूड तो हमें एनिमल से मिलता है, वो और देख लेते हैं। देखो भाई मिल्क है, मिल्क जैसे कुछ आप एनिमल से मिलने वाले फूड की यहाँ पे लिस्ट बना लो। एक तो ये लिखा हुआ है इसने मिल्क, मिल्क हमें काऊ से, बफेलो से क्या ये गोट, सी गोट से यानी कि बकरी से, और सी कैमल यानी कि ऊँटनी से मिलता है। और क्या मिलता है भाई? मीट, आप दूसरा यहाँ पे लिख सकते हो, मीट लिख लेना, ये मीट है। मीट किस किस से मिलता है लिखो, यहाँ मीट लिख के सेकंड में लिखो मीट किस किस से मिलता है हमें? हैन से, ठीक है, गोट से भी मिलता है, हैन से, गोट से, फिश से, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो एग, एग, एग है, एग किससे मिलते हैं हमें? हैन से,
ठीक है। उसके बाद है जो बटर है, पनीर है, वो वगैरह आप ऐड कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये टेबल कंप्लीट करोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको ये ज़रूर देखना है कि प्लांट की तरह एनिमल भी, यानी कि प्लांट की तरह एनिमल से भी हमें बहुत सारे प्रकार के खाने फूड मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार का फूड मिलता है। तो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरिया यानी कि जो समुद्र वगैरह के किनारे रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं फ़िश को एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, यानी कि वो मछली को खाते हैं मेनली तौर पे, ठीक है। उनकी डाइट में मेनली मछली होती है, तो वो बड़े पैमाने पर मछली खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी कि पिछली क्लासों में आप 6th-7th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप। इस चैप्टर में यानी हमने अभी यही समझा है बस कि फसलों को पैदा करने में कौन कौन से तरीके लगते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप होते हैं एक अच्छी फसल ग्रो करने के लिए, लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वगैरह, ये सब पढ़ा हमने। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म, सिमिलरली वही ऐसे ही एनिमल जानवरों को रियर्ड पाला जाता है, एट होम घर पे भी पालते हैं हम, जैसे लोग बड़े बड़े डायरी वगैरह में यानी फार्म में भी पालते हैं, यानी कि सिमिलरली एनिमल आर रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। सेम जिस तरह से हमने फसल को उगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ी, मिट्टी को तैयार करना पड़ा, उसे पानी देना पड़ा, ऐसे ही लोग जो घर पे या फार्म के अंदर जानवरों को पालते हैं वे उन्हें प्रॉपर फूड देते हैं, प्रॉपर शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह देते हैं, एंड प्रॉपर केयर उनकी देखभाल करते हैं। तो वैन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल, और जब ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है भाई, जानवरों को पालना, उन्हें खाना देना, रहने की जगह देना, उनकी देखभाल करना, और जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। फिश इज ए गुड फॉर हेल्थ, मछली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, यानी कि मछली से हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है, विच इज रिच इन विटामिन डी। याद रखना भी मछली से हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है, यानी कि मछली का है, मछली से उसके जो लीवर है ना उससे ऑयल तेल निकाला जाता है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम सारे कीवर्ड्स कर चुके हैं जो रहते हैं वो आपको आज मिल जाएंगे, सारे के सारे आप अच्छे से राइट करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से चैप्टर को पूरे को रिवाइज़ करना ताकि कल से हम एक्सरसाइज कर सकें। ओके, बाय।